शुभ प्रभात। मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान में चल रही हालिया घटनाओं के इस गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज हम इस क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों पर बहुत ही निष्पक्ष और तथ्य आधारित चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़, जो कि एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है, उसके द्वारा जनरेट किया गया है। हाँ, और स्टाइलो न्यूज़ के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। मतलब आम जनता के लिए बनाया गया वर्जन। जी, ये वही टूल है जिसे दुनिया भर के सरकारी, सैन्य और व्यापारिक स्तर पर डिसीजन मेकर्स इस्तेमाल करते हैं, और अब ये शक्तिशाली टूल श्रोताओं की पहुंच में है। सही कहा। ये 250 से अधिक स्रोतों और 20 से अधिक भाषाओं से रियल टाइम डेटा लेता है और 60 सेकंड से भी कम समय में सटीक इन्फॉर्मेशन देता है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का शीर्षक है हॉर्मुज़ फ्लैश पॉइंट। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ईरान संघर्ष में नए चरण का संकेत देती है। और आज 16 अप्रैल 2026 है। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम पिछले 2 हफ्तों के पैटर्न को समझेंगे, किसी का पक्ष लिए बिना। हम देखेंगे कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर हो रहा है। देखिए, वर्तमान नौसैनिक नाकेबंदी और इस आर्थिक युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब 28 फरवरी 2026 से शुरुआत करनी होगी। हाँ, 28 फरवरी, जब अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। बिल्कुल। इस संयुक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य था ईरान के परमाणु और रक्षा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना। और इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। इसी दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कुछ हफ्तों बाद 6 अप्रैल को एक अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक में IRGC के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी भी मारे गए। आमतौर पर जब किसी देश का शीर्ष नेतृत्व ऐसे खत्म हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो देश बिखर जाएगा, सेना पीछे हट जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने एक बहुत ही विकेंद्रीकृत मोज़ेक डिफेंस रणनीति अपनाई। मोज़ेक डिफेंस, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये काम कैसे करता है? देखिए, इसमें उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया। अब उनके पास कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं है, उनकी छोटी टुकड़ियां खुद फैसले ले रही हैं। अच्छा, मतलब कोई एक जगह नहीं है जहां हमला करके उन्हें रोका जा सके? बिल्कुल। और उन्होंने जानबूझकर पुरानी मिसाइलों और चीनी निर्मित मॉड्यूलर ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई भारी भरकम बॉक्सर किसी मधुमक्खियों के झुंड से लड़ रहा हो, है ना? जी, बहुत ही सटीक तुलना है कि दुनिया की सबसे आधुनिक सेना पुरानी और सस्ती तकनीक के जाल में कैसे फंस गई। क्योंकि जब वो बॉक्सर एक मधुमक्खी को मारने के लिए अपना मुक्का चलाता है तो वो अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। अमेरिका को इन सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए अपनी बेहद महंगी रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करना पड़ा। $1000 के ड्रोन के लिए $1 मिलियन की मिसाइल। हाँ, रिपोर्टों के अनुसार सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा में बने रहने के लिए अमेरिका को $5 बिलियन का खर्च उठाना पड़ा। $5 बिलियन। और मैंने पढ़ा था कि चीनी मॉड्यूलर ड्रोन्स ने इजराइल के आयरन डोम को भी भेद दिया। जी, इतने सारे ड्रोन्स एक साथ आए कि सिस्टम ओवरलोड हो गया। और जब दोनों पक्षों को समझ आ गया कि सीधा सैन्य टकराव काम नहीं कर रहा है, तो ईरान ने रणनीति बदल दी। उन्होंने युद्ध को अर्थशास्त्र के मैदान में खींच लिया। बिल्कुल, और उनका निशाना बना हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हाँ, दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। IRGC ने वहां समुद्री खदानें बिछा दी और बिना अनुमति के जहाजों की आवाजाही रोक दी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि ईरान वहां एक टोल प्लाजा की तरह काम कर रहा है। जी, वो इस अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से टोल वसूल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है तो क्या कोई देश वहां ऐसे टोल वसूल सकता है? ये तो खुले समुद्र में डकैती जैसा लगता है। कानूनी तौर पर ये बहुत विवादास्पद है, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे ऐसा कर रहे हैं। IRGC की नावें ऑयल टैंकर को घेर लेती हैं और सुरक्षित रास्ता देने के बदले टोल मांगती हैं। और वो भी डॉलर में नहीं, बल्कि चीनी युआन या क्रिप्टो करेंसी में। बिल्कुल, ताकि वो अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम और प्रतिबंधों से बच सकें।
ये तो बहुत ही सुनियोजित है। और इसका वैश्विक प्रभाव? वैश्विक तेल आपूर्ति में 20% की गिरावट आई है। बाप रे, 20%? जी, और यूरोप में एविएशन फ्यूल यानी विमानन ईंधन की इतनी भारी कमी हो गई है कि उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था भी संकट में है। तो इसी दबाव के कारण कूटनीतिक प्रयास शुरू हुए होंगे। पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली बात। हाँ, 7 से 8 अप्रैल के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता की पेशकश की और 14 दिवसीय संघर्ष विराम की घोषणा हुई। लेकिन ईरान की शर्तें बहुत अजीब थीं, जहां तक मुझे याद है। उन्होंने मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना की वापसी और $500 बिलियन के मुआवजे की मांग की। 500 बिलियन? ये तो ऐसी शर्तें जैसे कोई मानेगा ही नहीं। कूटनीति में इसे गतिरोध पैदा करना कहते हैं। वास्तव में संघर्ष विराम के बावजूद प्रॉक्सी हमले जारी रहे। हाँ, कुवैत और अन्य जगहों पर। फिर जब कूटनीति विफल हो गई तो 11 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाजों ने हस्तक्षेप किया। यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी। जी, उन्होंने ईरान की सहमति के बिना खदानें हटाने के लिए जल डमरू मध्य पार किया। और फिर 13 अप्रैल को सबसे बड़ी घटना हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले समुद्री यातायात पर पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी। नेवल ब्लॉकेड, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक बहुत ही आक्रामक कदम माना जाता है। अगर हम निष्पक्ष रूप से डिसीजन मेकर्स के नजरिए को देखें तो अमेरिका का तर्क क्या है? अमेरिका का मानना है कि उन ऊर्जा बाजारों को बचाने और ईरान को परमाणु विकास से रोकने के लिए ये जरूरी है। वो इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए अनिवार्य मानते हैं। और IRGC का नजरिया? वो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य जहाज को कड़ी टक्कर दी जाएगी। और इन सब का असर देशों की घरेलू राजनीति पर भी पड़ रहा है। बहुत गहरा असर। अमेरिका में पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में चीन समर्थक माना जाता है, हाँ, वो 1 मई को एक देशव्यापी हड़ताल की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन के विरोध में। और प्रशासन वामपंथी विरोध को आपराधिक घोषित करने का प्रयास कर रहा है। क्या ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी संघर्ष का इस्तेमाल घरेलू राजनीतिक विरोध को दबाने या जनमत को मोड़ने के लिए किया जा रहा है? राजनीति विज्ञान में इसे अक्सर देखा जाता है। ईरान में भी जहां घरेलू विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, बाहरी खतरे के नाम पर देश को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई खास सहमति नहीं है। यूके के सुरक्षा सलाहकार ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका को एक अविश्वसनीय भागीदार कह दिया है। और इजराइल में भी पीस पार्टनरशिप कोएलिशन युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी भावनाएं बटी हुई हैं। कुछ लोग ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसे अनावश्यक उकसावा मान रहे हैं। तो ऐसे में श्रोताओं को आने वाले समय में किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? दूसरा इस्लामाबाद में चल रही कूटनीतिक वार्ताओं का परिणाम। और तीसरा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी व्यापारिक जहाज को लेकर अमेरिका और IRGC के बीच सीधा सैन्य टकराव। ये सबसे खतरनाक संकेत होगा। तो कुल मिलाकर ये नाकेबंदी केवल बहु देशों का मसला नहीं है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए एक लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हम सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि ये बेहतरीन और निष्पक्ष जानकारी स्टाइलो न्यूज से मिली है। जी, ये मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर उपलब्ध है। आप www.stylonews.com पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जरिए आप सैकड़ों पारंपरिक न्यूज स्रोतों और X से अपनी पसंद के अनुसार AI पावर्ड पर्सनल इंटेलिजेंस ब्रीफ्स प्राप्त कर सकते हैं। सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भविष्य के डीप डाइव विश्लेषणों के लिए अपने पसंदीदा विषय हमें जरूर सुझाएं। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। लेकिन जाने से पहले मैं एक नया तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, हम सभी मिसाइलों, जहाजों और नाकेबंदी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक अदृश्य युद्ध भी चल रहा है साइबर स्पेस में। बिल्कुल। अप्रैल की शुरुआत में ईरान के हंडाला और अर्जेंटीना के क्रोनोस टीम जैसे हैकर समूहों ने इजरायली खुफिया अधिकारियों की पहचान लीक कर दी है। बाप रे, ये तो बहुत संवेदनशील जानकारी है। जी, शायद अगला बड़ा धमाका खाड़ी के पानी में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में होगा। इस पर विचार कीजिएगा। बहुत ही अहम बात है। एक बार फिर धन्यवाद। सुरक्षित रहें। अलविदा।